अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर शो गपशप। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया और मैं हूँ आपकी होस्ट अर्शिया और मैं हूँ आपकी होस्ट कायनात काज़मी। My name is Yunus Khan and I am not a cricketer. and we are really missing Anam right now. Yes. Exactly. But इंशाल्लाह कल तक वो हमारे साथ होंगे। आज उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, but it's good. मैं precaution is better than cure, क्योंकि उनको भी पता नहीं है कि क्या है। तो हमने कहा कि बहन तुम घर में ही बैठे हो, वो खुद भी इतनी रिस्पॉन्सिबल है अपने आप को लेके। ये वाली चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जो लोग जिनके अंदर ये चीज़ होती है कि नहीं यार मुझे थोड़े सिम्टम हो रहे हैं, मैं टेस्ट करा लूँ और उतनी देर में लोगों से मिंगल अप ना हो। ये बड़ी अच्छी अप्रोच है। लेकिन इसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो क्या कुछ नहीं होता, मुझे कुछ नहीं है, टेस्ट भी नहीं कराना, वो लोगों के बीच में भी जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और फैला रहे हैं। तो अनम हमारी बहुत समझदार एंकर है माशाल्लाह, वैसे भी एज अ पर्सन वो बहुत समझदार है। तो उसने कहा कि मैं जब तक टेस्ट का रिजल्ट नहीं आएगा मैं नहीं आऊँगी। अच्छा राफिया जी, आज पहली न्यूज़ मुझे देनी है। अच्छा ये जो न्यूज़ है थोड़ी फनी भी है, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव भी है। एक्चुअली मुझे लगता है कि 80% हमारे यहाँ लोगों को पता नहीं है कि जैवलिन थ्रो क्या है, जो नेजा फेंकने वाला जो जॉवलिन थ्रो। एग्जैक्टली, देखिए मुझे खुद नहीं पता था। I'm just kidding. मतलब मैं बताने का मकसद ये कि गेम का नाम नहीं पता। अच्छा हाँ, लेकिन ओलंपिक में हमारे जो पाकिस्तानी अरशद नदीम है माशाल्लाह से वो फाइनल तक पहुंचे हैं। ये अलग बात है कि वो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल नहीं ला पाए, लेकिन हाँ लेकिन स्टिल उन्होंने इतनी एफर्ट की। लेकिन मैं बात इसलिए करना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ एथलीट को वो जो प्रोवाइड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाहिए या नहीं होता हुकूमत की तरफ से। अब मुझे उनका एक इंटरव्यू सुनकर इतनी इमोशनल हो गई थी। उन्होंने कहा कि मैं गवर्नमेंट स्कूल के मैदानों में, क्योंकि स्कूल में बेशक ये लोग पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, मैदान बड़ा, गवर्नमेंट स्कूल का हमेशा मैदान बड़ा होता है। तो ये सेट कि मैंने वहीं पे गेम की प्रैक्टिस की और मुझे कोई कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं था उस तरह से, लेकिन मैं फिर भी था कि मैं अपने मुल्क का नाम रोशन करूं। और जब उनका इंडियन प्लेयर के साथ कंपटीशन था, नीरज चोपड़ा जो कि जीत चुके हैं, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है, चलें ठीक है, कोई हारा कोई जीता, इट्स ऑल अबाउट द गेम, और ठीक है अच्छी बात है कि वो अपने मुल्क के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि लोग बहुत डिसहार्ट हो जाते हैं, फिर कहते हैं वो क्यों जीता, कोई भी जीत जाता वो क्यों जीता, नहीं यार ऐसे नहीं, तो इतनी नेगेटिविटी मतलब ये नहीं होना चाहिए। अगेन अगर कोई भी जीता तो आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, एटलीस्ट उसने मेहनत की। लेकिन मुझे इस वीडियो में या इस न्यूज़ में एक फ़नी चीज़ ये बतानी मीरा जी के बारे में। किसी ने मीरा जी, वो तो ऑब्वियसली फनी देखा, मीरा जी का नाम आया ना तो आप लोग जैसे मुझे लग रहा है ऑडियंस ने भी ये नाम सुनने के बाद बोला अब कुछ धमाकेदार आने वाला है। तो मीरा जी को एक तो रिपोर्टर भी ना इतने सीरियस सवाल मीरा जी से पूछ रहे हैं, एक तो उनकी गलती। उन्होंने कहा जी आप बताएं ये जो अरशद नदीम है ये हार गए, तो इसके बारे में आपका क्या कहना। उन्होंने सवाल में इवन क्लियर कर दिया कि हार गया। मीरा जी कह रही हैं जी अरशद नदीम को मैं मुबारकबाद देती हूँ, क्रिकेट के मैदान में जीतने के लिए। आई नो ये वीडियो हमारी ऑडियंस देख लेगी और यकीन है। तो मीरा जी ने ये बोला, तो मुझे लगता है मीरा जी ने ये जो हार थी ना उसको भी उन्होंने ना खुशी की उसमें, क्योंकि लोग जो है ये वीडियो जो ना एक दूसरे को सेंड करने के लुक। एक रिपोर्टर ने कह दिया कि हार गया अरशद नदीम, आपको कैसा लगा? नहीं मैं मुबारकबाद, वो भी क्रिकेट में। नहीं एक्चुअली हमारी मीरा जी जो है ना वो बहुत मासूम हैं, बहुत। ज़रूरी नहीं हर इंसान हर न्यूज़ फॉलो कर रहा हो, तो उन्होंने नहीं फॉलो की होगी। लेकिन फिर जब आपने फॉलो नहीं की तो फिर आप कमेंट्स भी ना करें ना इस बारे में। डोंट डू दैट। या तो पूछ ही ले सामने वाले से, भाई ये है कौन, वो बेचारा क्रिकेटर भी बन गया और वो हारने पर कॉन्ग्रेचुलेशन भी मिल रहा है। टोल्ड यू कि रिपोर्टर ने ऑलरेडी मेंशन किया। मुझे लगता है मीरा जी को मेंशन करने के बाद उनको जो बोलना है उन्होंने बोलना है। हाँ उनको बोलना है। लेकिन पता है वो अच्छा मुझे ऐसा भी लगता है ना कि समटाइम जो एक्टर एक्ट्रेस हैं वो थोड़ा अच्छा ही बोलते रहते हैं कि कोई ऐसी नेगेटिविटी ना फैले। मुझे ऐसा लगता है कि वो अच्छा भी बोलते रहते हैं, गलत में नहीं। उन्होंने एक दफा नेशनल हीरोज जो होते हैं पाकिस्तान के, शान को बोला कि हमारे पास नेशनल हीरो है। उनके माइंड में माइंड सेट हुआ हुआ है कि मुझे अच्छा ही बोलना है, किसी के बारे में नेगेटिविटी नहीं। मीरा जी बहुत नेगेटिव भी बोलती है, ऐसी बात है। मायरा खान का लगता है आपने वो इंटरव्यू नहीं मीरा जी का सुना कि उन्होंने कहा कि जो है बुज्जी घोड़ी को घर बैठ, उन्होंने बाकायदा बहुत बड़ी बात की थी जिसपे पूरी जो मीडिया के लोग थे उन्होंने कहा था कि मीरा जी आप सीनियर हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, बट इस तरह की जेलसी आपको, फिर आप उनको इतनी गलत। अच्छा मुझे लगता है हमारी मीरा जी जो हैं
उनको न्यूज़ में समहाउ इन रहने का शौक भी है और उसके लिए कोई ना कोई स्टंट पुल करती रहती हैं। कभी कुछ उनको मुझे लगता है उनको पता भी है कि उन्होंने गलत कहा है या उन्होंने डेलिबरेटली गलत कहा है, क्योंकि शी डज थिंग्स लाइक दिस ताकि वो समहाउ न्यूज़ का पार्ट बनी रहे। ये भी एक क्वालिटी है, ये भी एक क्वालिटी है। ये हम सब में नहीं, हर एक में नहीं होती, मुझ में नहीं है, हम सब में नहीं लेकिन है। आफिया जी सॉरी यूनुस, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये न्यूज़ जो है अरशद नदीम को पता चल जाएगा कि मीरा जी ने मुबारकबाद पेश की और ये उनके बारे में बोला, तो मे बी थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन वो मुस्कुराएंगे जरूर। नहीं अच्छा, प्लस मीरा इज नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ, अरशद इज वेरी इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली। आपने अभी बोला कि स्टार्टिंग में राफी जी के क्यों नहीं फ़र्क नहीं पड़ता उनके हारने से, फ़र्क पड़ता है। लोग, मैं पढ़ रहा था, लोग कमेंट्स कर रहे थे कि यार आपने हार गए डजंट मैटर, लेकिन आपने इंस्पायर किया बहुत सारे लोगों को। एग्जैक्टली। इट्स नॉट ट्रू, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। हम जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ पे आप सेल्फ मेड ही हैं। अगर वो वहाँ तक पहुँचा है वो अपनी मेहनत पे पहुँचा, वो किसी की सपोर्ट पे नहीं पहुँचा। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, तो उसने इंस्पायर किया। अगर वो गोल्ड मेडल भी जीत जाता, और बहुत सारे गोल्ड मेडलिस्ट हमारे पहले भी गुजरे हैं, उनका क्या हाल है। मैं अभी पढ़ रहा था कि जो इंडियन जीता है उसको मेरे ख्याल से जो हरियाणा की हुकूमत है कोई 6 करोड़ दिया, उसको प्रॉपर्टी पे 50% ऑफ दिया। दे आर डूइंग इट फॉर हिम बिकॉज उसको वो नेशनल हीरो बन चुका है। बट हमारे यहाँ बहुत सारे गोल्ड मेडलिस्ट पहले भी रहे हैं, हमारे इतने अच्छे बॉक्सर्स हैं, बट उनका बहुत बुरा हाल है कि वो एक टाइम पे आ जाता है दे आर गोइंग टू सेल देयर गोल्ड मेडल्स। यस, एंड गोल्ड मेडल भी गोल्ड मेडल नहीं होता, गोल्ड मेडल भी गोल्ड मेडल नहीं होता, ये तब पता चलता है आपको। हाँ। ये उसमें भी सिल्वर होता है और फिर पानी लगा होता है, तो फिर वो तांबा होता है अंदर, और बेच के भी वो 2 का खाना भी नहीं ले सकता। एग्जैक्टली। तो इट्स नॉट अबाउट, इन आवर कंट्री इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड इट्स वेरी डिप्रेसिंग कि हमारे यहाँ लोग अगर पहुंचते हैं टॉप तक तो वो अपनी सेल्फ मेहनत पे है। बिल्कुल सही बात और है। कोई रीजन नहीं है। और जज्बा देखिए उनका होता ही है कि हमने अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। एग्जैक्टली। तो गवर्नमेंट्स को भी सोचना चाहिए कि इतनी अच्छी सोच के साथ जब वो आगे तक बढ़ रहे हैं, तो अगर वो चीज़ फाइनल, मतलब फॉर एग्जांपल फाइनल तक वो चले गए लेकिन वो गोल्ड मेडल नहीं लाए, तो उस पर उनको कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स करके या उनको ज़्यादा डिसहार्ट करके आप सबको सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, मुझे कायनात ऐसा लगता है कि जैसे हमारे यहाँ पर जितने भी क्रिकेटर्स हैं या जितने भी हमारे स्पोर्ट्स हैं, उनमें जो प्रैक्टिस होती है तो वो बहुत ही छोटे लेवल से स्टार्ट होती है, और घर में कोई बच्चे हैं या मुझे ऐसा लगता है कि उनको प्रॉपर टीम नहीं मिलती या प्रॉपर उनको ग्राउंड नहीं मिलता। जो बाहर के लोग हैं, लेट्स सपोज उनको तो प्रॉपर एक उनको स्कूल, एक उनको ट्यूशन या उनको प्रॉपर एक उनको एनवायरनमेंट मिलता है। तो यहाँ पर ओवरऑल देखी जाए तो वो चीज़ नहीं मिलती। अगर हमारे यहाँ पर लोग आगे बढ़ के और वो सब चीज़ें कर रहे होते हैं तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। राइट, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने अब्रॉड में और बाकी जितने भी दूसरे जो है उनकी बाकायदा इस हिसाब से ट्रेनिंग होती है, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उन सबकी बहुत हाई लेवल पे ट्रेनिंग, और उनको ओलंपिक के हिसाब से उनको ट्रेन किया गया था। हमारे पास से जो क्या बेचारा एक तो अपने ओन और एक बिल्कुल ग्राउंड में ट्रेन होता हुआ, तो आई थिंक व्हाट वी शुड अप्रिशिएट राइट नाउ, डजंट रियली मैटर अगर वो नहीं जीता, आई एम सॉरी, बट डजंट रियली मैटर। व्हाट मैटर्स इज दैट गाय डिड इट। वो वहाँ तक पहुँचा, अपने बलबूते पे पहुँचा, किसी के सपोर्ट के बगैर पहुँचा। सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट मैटर्स। और उसने अपनी ज़िंदगी लगा दी इसकी ट्रेनिंग में। आज नहीं पहुँचा तो कल इंशाल्लाह गोल्ड मेडल मिलेगा, बट ही डिड इट। हारा नहीं है, मतलब 5वां नंबर भी मुझे लगता है नॉट बैड। इट्स बैड, इट्स मोर देन बैड, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पर जितने भी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत कम हैं। वहाँ पर बाहर के ममालिक में बहुत सारी चीज़ें, मगर वो अपनी मेहनत से वहाँ पर देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, इट्स नॉट हिज फॉल्ट अगर वो हारा है। वहाँ तक पहुँचा, इट्स अ बिग थिंग फॉर अ पाकिस्तानी, बहुत बड़ी बात है। बट मैं इधर बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट सपोर्ट की। जैसे लेट मी फिनिश इट काफिया, कि गवर्नमेंट क्यों नहीं उसको स्टार्टिंग से करती सपोर्ट, ट्रेनिंग उसकी उस लेवल की क्यों नहीं लेके गए, इंटरनेशनल लेवल की, कि वो जाके वहाँ पे जीते। अब अगर इंडियन जाके जीता है तो वो एक माइंडसेट बना हुआ हमारा कि गोरे हमसे बेहतर है साउथ एशियन से। अगर इंडियन जाके जीत सकता है तो पाकिस्तानी क्यों नहीं? हमारा हाल जो हॉकी में हुआ, जैसे हम लोग वर्ल्ड चैंपियंस थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे हॉकी के, वो कहाँ है अब? हम लोग टॉप 5-6 में भी नहीं होते अब। हम सब, हमारी सारी कंसंट्रेशन क्रिकेट पे चली गई है। सही। जब से ये प्रीमियर लीग स्टार्ट हुई है, इससे क्या हुआ कि इंटरनेशनल प्लेयर्स आए तो उस वजह से हुआ। मैं यही कहता हूँ कि आप, जैसे कि आपने क्रिकेट को इतना बूस्ट किया है, व्हाई नॉट फुटबॉल? व्हाई नॉट? हमारे पास इतने बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर्स हैं लियारी में, मैं उनके साथ खेल चुका हूँ।
वो ऐसी गोली की तरह अरे जाओ अरे जमाना मैंने था। उनका पूरा कॉन्टेस्ट कराया है और दे आर अमेजिंग। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं बताऊँ, लोकल जो हमारे प्राइवेट जैसा फ्रेंचाइजेज होती हैं, तो प्राइवेट फ्रेंचाइजेज ने कुछ ऐसे गिफ्ट्स रखे थे उसके लिए। मेरे जगह पड़ा था 5 लाख रुपए हमारी तरफ से इफ यू विल विन, और एक और जगह पड़ा था कि एक प्लॉट मेरी तरफ से, वो भी पता नहीं कंस्ट्रक्टर डेवलपर ने कहा हुआ था कि अगर इफ यू विल विन, बट यू नो ही डिड नॉट विन बट ही वॉन आवर हार्ट्स। I think you should give them. तुम जीतो तो हारो, हमें नहीं तुमसे प्यार लेकिन है। लेकिन नहीं यूनुस, एक बात मैं आपको बताऊं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि ठीक है, अगर उन्होंने ट्राई किया, वो पहुंच गए अपने दम पर, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात एक बंदे की पूरी जर्नी है, आप उसकी जर्नी के बारे में नहीं जानते। अब अगर वो हार गया, हम लेकिन उससे पहले हम जानते तक नहीं थे कि कौन था अरशद नदीम। Exactly. आज हम जानते हैं और हम talking about it, live show में बात हो रही है इस पे। तो हम अप्रिशिएट करें कि एटलीस्ट उसने अपने मुल्क को जिताने की ट्राई तो की ना। Exactly. और इसी बात पे एक छोटी सी बात करनी है मुझे कि एक छोटी सी ब्रेक है। Don't go anywhere. We'll be right back. वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं गपशप और अब हम बात करने वाले हैं एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की। एक्चुअली आई विल कॉल इट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसको कहते भी होर्डिंग डिजीज़ है। अब आप लोग को होर्डिंग से शायद कुछ आ रहा होगा कि समथिंग अबाउट चीज़ें कलेक्ट करना और कुछ इस तरह की चीज़। येस, इट्स एक्जैक्टली दैट, जिसको हम समझते ही नहीं कि ये डिजीज़ हो सकता है। इट्स एक्चुअली अ डिजीज़। होर्डिंग डिजीज़ का मतलब ये है कि एक इंसान को जो चीज़ नहीं चाहिए, वो चीज़ जो उसने यूज़ नहीं करनी, वो उसके पास महीनों महीनों सालों सालों पड़ी हुई है और आप उससे वो चीज़ ले नहीं सकते और आप उसको बता नहीं सकते कि ये फालतू है, तुम इसको निकाल दो, किसी को दे दो, क्योंकि वो ऑफेंड हो जाएगा और उसके पास बहुत जस्टिफिकेशन होगी वो चीज़ें रखने की। हमने अक्सर अपने बड़ों को देखा है, पुराने पुराने अखबार, पुराने पुराने मैगजीन्स, पुराने पुराने पता नहीं क्या नॉवेल्स, हाँ, वो सब रखे हुए होते हैं जिनको कोई यूज़ नहीं कर सकता या वो खुद नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन राफिया जी, मेरी इस सेंटिमेंटल बात से वैल्यूज ना अटैच्ड बड़ी है। मज़े की मुझे स्टोरी एक याद आ गई। अगर वो मेरा प्रोग्राम देख रही होगी तो ज़रूर वो हंसेगी भी। मेरी भांजी है, उसको मेरी बड़ी सिस्टर की बेटी ने उसको एक टेडी बियर दिया था बचपन में, बिल्कुल छोटी सी थी, और वो अब वो बड़ी हो गई है। आई मीन वो 16-17 साल की, और वो बचपन में उसको दिया। अब उसकी गर्दन भी नहीं है उस टेडी बियर की, बाजू भी नहीं, कुछ भी नहीं है, मगर उसको इतना प्यार है कि उसका एक एक बाजू है, उसको पकड़ के बस उसने सोना है रात में। तो ये वाकई में नो, इसको होर्डिंग भी नहीं कहेंगे, इसलिए बिकॉज एटलीस्ट शी इज यूजिंग इट। होर्डिंग में वो चीजें आती हैं जो आपने इस्तेमाल रख भी देती है, और कभी कभी उसको याद आती है 2 महीने के बाद तो वो उसको पकड़ लेगी। तो ये वाकई में मेंटली तौर पे इलाज कराएं। नहीं पता है, कुछ चीज़ों से आप इतना स्ट्रांगली करते हो कि फिर आपसे वो फेंकी नहीं जाती और निकाली नहीं जाती। इनफैक्ट वो आपको ट्रैश नहीं लगता, वो सबको ट्रैश लग रहा होता है। ये क्या कोने में अनऑर्गेनाइज्ड ट्रैश पड़ा हुआ है, वो सबको लग रहा होता है सिवाय आपके। मुझे भी एक है, मेरे घर में भी ऐसी चीज़ है। क्लास 4th में मम्मा ने मुझे दिलाया था डायनासोर, बहुत बड़ा, मेरी हाइट अभी भी मेरी हाइट जितनी डायनासोर अभी भी मेरी हाइट जितना है, और मुझे है कि मैं उसको यूज़ नहीं करती। अगेन मैं कैसे उसको, मतलब उसके साथ मैं खेल तो नहीं सकती, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, तो मतलब नहीं, लेकिन राफिया जी मतलब मैं इवन शायद देखती भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने स्टोर में उसको सिर्फ रखा हुआ है। और मेरी मेड हमेशा चीखती है कि बाजी प्लीज़ इसको फेंक दे। इसकी वजह से मैं अक्सर मुझे उतारना पड़ता है, फिर पूरा साफ़ करना पड़ता है, और उसमें से फॉर्म निकल, मतलब क्योंकि वो फट गया है, तो वो कहती है कि रोज मैं साफ करती हूँ, इसकी वजह से, इसकी फॉर्म की वजह से मुझे रोज साफ करना पड़ता है, तो आप इसको फेंक दें। अब वही, अब आपने जो डिस्क्राइब किया ना बेसिकली, तो अब मुझे समझ आ रहा है कि अच्छा ये चीजें। अच्छा, इसके पीछे मैं, आई एम सॉरी कायनात, मैं तुम्हें इसलिए बताऊं क्योंकि लोग जो होते हैं उनकी कोई वैल्यूज अटैच्ड होती हैं। जिस तरह कायनात की मदर की एक मेमोरी अटैच्ड है, और वो ये कितना कीमती होगा कायनात के लिए, वो सिर्फ कायनात को पता है। किसी मेट को घर में किसी और किसी को नहीं पता होगा। कायनात कुछ भी कर लेगी, उसको कहीं जाने नहीं देगी। ये होता है होर्डिंग डिजीज। किसी चीज़ से जो आपने इस्तेमाल नहीं करनी, आपके इस्तेमाल में नहीं है, लेकिन आपने कोने में ऐसे डिसऑर्गेनाइज ढेर की तरह बना के रखा हुआ है कि एक तो वो आपका जगह भी ऑक्यूपाई कर रही है, दूसरा उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है, लेकिन बस आपने रखनी है। एक सवाल है कि उस इंसान की नेचर पे कोई डिसएडवांटेज है इस डिजीज़ की वजह से? मतलब वो लोग क्या हो जाते हैं, वो लोग यूजुअली इस तरह हो जाते हैं
कि आप उनसे आर्ग्यू नहीं कर सकते। हाँ। जैसे मैं भी कायनात को बोलूंगी, कायनात क्यों रखा हुआ है यार, इतना गंद फैला रहा है, फेंको उसको बाहर। अब ये कायनात देखो मुझे कैसे कैसे रीजनिंग देगी, और उस रीजन जो है मैं लिटरली शायद रो भी पड़ूंगी। नहीं, यही एग्जैक्टली यही बात, क्योंकि कोई ना कोई वैल्यू उस एक पर्टिकुलर इंसान की जो है वो उसने उससे अटैच करके रखी होती है, या उसको पसंद इतनी होती है। मुझे भी पता चला कि मुझे होर्डिंग डिजीज़ है जब मैं इस बारे में पढ़ रही थी। अब वो हुआ ये कि मेरे पास कपड़ों का एक बड़ा सा ढेर है, मतलब ठीक है वो ढेर ऐसा है कि वो ऑर्गेनाइज करके मैंने रखा हुआ है, बट वो रखा हुआ है मतलब आई डोंट टच इट। वो पड़े आई थिंक 10-12 साल हो गए उन कपड़ों को। इनफैक्ट जब मेरी शादी हुई थी तो मैं जहेज में भी वो कपड़े ले आई थी और मैं लाके यहाँ कबर्ड्स बनवा के उसमें रख दिए थे, अब भी वो पड़े हुए हैं। तो अब क्या होता है, कोई मुझे कहता है कि यार तुम नहीं पहन रही हो और यू नो तुम दे दो किसी को, किसी के काम आएंगे। बिल्कुल किसी के काम आएंगे, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं होती देने की, मेरा दिल नहीं चाहता। हाँ, ये जो डिजीज है तो फिर हर औरत को है, हर मर्द को भी है, मर्दों को नहीं होती, रात को भी होता है। कुछ लोगों को पुराने स्टैम्प्स जमा करने का, कुछ को पुरानी गाड़ियां जमा करने का, कुछ को पुराने अपने जिस कहते हैं ना कलेक्टिंग इज अ डिफरेंट थिंग। जो मेरे पास आई है उसको मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ये आया ना डिजीज जो तुम्हारे पास। अच्छा, इसमें होर्डिंग में और कलेक्शन में फर्क ये है कि जो आप कलेक्ट करते हो ना उसको आप बड़े प्यार से तमीज से ऑर्गेनाइज करके रखते हो, वो तरीका होता है। होर्डिंग में होता है कि वो कोने में ढेर हो रहा है, हो रहा है, ढेर हो रहा है, अब तो कमरे में चलने की जगह भी नहीं है भाई, प्लीज यू नो उठा लो। वो होर्डिंग नहीं है, वो जो एक लड़का है नहीं वो उसका कचरा है, उसको साफ करने का शौक नहीं, इसलिए वो जमा हो रहा है। बट मुझे नहीं लगता कि वो लड़का कह रहा हूं मैं, ये चाय तुम्हारे मुंह पे फेंक नहीं, मैं बता रहा हूँ कि एक लड़के को शायद फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास ये चीज, वो तो अगर जमा हो रहा है उसके घर में गंद हो रहा है और ऑर्गेनाइज नहीं है तो उसकी वो नेचर है एक लड़के की, कि बहुत सारे लोग होते भी हैं लड़के हैं जो साफ सुथराई रखते हैं, बट मेजोरिटी ऐसे हैं जो रख रहे हैं घर पे और उस वजह से नहीं रख रहे, कोई अटैचमेंट है। मुझे कोई लड़का आज तक ऑनेस्टली ऐसा नहीं दिखा जिसने अपने कमरे में खुद सफाई सुथराई। एक सवाल है होगा शायद कहीं होगा, लेकिन मेरी लाइफ में नहीं देखा। यूनस के कमरे में छापा मारना चाहिए, कितना एक्सक्यूज मी, डोंट ट्राई टू एंटर इन द हेल, ठीक है। अच्छा, पता है क्या, ये होर्डिंग में इतना होता है कि आपने वो जो जमा किया हुआ होता है कि बाकी लोग इरिटेट हो रहे होते हैं। इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बाकी लोग इरिटेट हो रहे हैं कि ये चीज करने के लिए उनको वो सारा हटाना पड़ता है, या वो उस कमरे में वॉक नहीं कर सक रहे हैं, या वो इतना अनटाइडी लग रहा है कमरा कि उन्होंने उस कमरे में जाना छोड़ दिया है, बाकी लोग इरिटेट हो रहे होते हैं। ये होर्डिंग डिजीज का। और हिम्मत भी नहीं हो रही होती कि उस चीज को जो है वो कहीं ना कहीं स्टोर कर दिया जाए या किसी को दे दिया जाए, हिम्मत ही नहीं हो रही होती कि मतलब वो कौन ऑर्गेनाइज करे, कौन ले, बस ठीक है। क्वेश्चन टाइम। एक चीज मैंने नोट की है कि जैसे आपने बोला कि आपके 12 साल पुराने कपड़े पड़े हैं, बहुत सारे कपड़े होंगे, आपके भी होंगे और आपके भी होंगे। मैंने खाली कर दी। ऐसा लड़कियां क्यों कहती हैं मेरे पास कुछ पहनने के लिए है नहीं? अब वाकई में नहीं है, ये एक बहुत मुश्किल मसला है। वाकई में एक फीमेल के पास कभी भी कुछ पहनने को नहीं होता है। कुछ देर पहले मैं एक वीडियो देख रही थी, अलमारियां भरी नहीं है। नहीं, लेकिन we don't want to repeat it ना। We want to look new every time। तो अगर मैं वही वाली शर्ट दोबारा पहनूंगी तो I will not feel good। लेकिन राफेल जी, हमें नोट भी किया जाता है, अगर लड़का कोई भी कुछ भी कपड़े पहने, उसको नोट नहीं करते। देखो क्या फूलपत्ती, हमारी ऑडियंस ही कहेगी कि राफेल जी ने ये शर्ट तो दूसरी दफा पहनी है, तीसरी दफा पहनी है, तो ये है। मैं आपको लड़कों का फॉर्मूला बता देता हूं। ये हमारी मजबूरी है, बिकॉज़ वी कम ऑन टीवी, सो वी हैव टू यू नो टेक केयर ऑफ दैट। नहीं, जो टीवी पे नहीं भी आ रही उनका भी यही है। उनका भी यही है। वही ना कि लोग कहते हैं अरे इसने तो हर शादी में यही कपड़े पहने हैं या हर फंक्शन में। मुझे एक बात बताएं, अगर आपने 3 महीने पहले कोई ड्रेस पहना है, वो 3 महीने बाद आप क्यों नहीं पहन सकते? क्योंकि वो पहन चुके हैं हम लोग। गुड पहन चुके हैं, सबने देख लिया है, तो हम दोबारा पहनेंगे तो हमें पॉइंट आउट किया जाएगा। ये वो वाले इवेंट पे पहना था, आज भी इसने ये पहना, पुराना लग रहा है। तो ये नोट भी तो लड़कियां कर रही है ना? तो मतलब नहीं, हाँ, मैं थोड़ी सी करूंगी, आदमी भी नोट करता है। और रिसेंटली मेरे साथ हुआ कि मैंने कुछ रिपीट किया था, इट्स परफेक्टली फाइन, मतलब आप रिपीट कर सकते हो, कोई चीज आपको इतनी अच्छी लगती है आप रिपीट कर सकते हैं, तो वो रिपीट। तो यार ये तो तुमने उस दिन भी पहना था ना। कौन, किसने कहा आपको? बस वो मत पूछो, बहुत रोने वाली कहानी। मेरा जितना अच्छा मूड था स्पॉइल हो गया उसके बाद। मैंने कहा अब मुझसे काम नहीं होगा। राफिया, मैं आपको एक लड़के का फॉर्मूला बता रहा हूँ कि वो कपड़े कैसे अपने ऑर्गेनाइज करता है। जो अगर उसने एक जीन्स, साफ सुथरी जीन्स है, वो एक हफ्ता चलाएगा, वो 2-3 हफ्ते। अच्छा, ठीक है, एक जीन्स हफ्ता चला लेता है लड़का आराम से, ठीक है। और उसने
एक हफ्ते में अगर 2 दिन एक शर्ट चला लेगा, ठीक है, तो उसकी 3 शर्ट और 1 जींस चल रही है हफ्ते में। मैं ख्याल से लड़कों का वार्डरोब ज्यादा नहीं होता, ये टेलीविजन स्टार्स वार्स की बात नहीं कर रहा, एक नॉर्मल लड़के का उसके पास 3-4 जींस होंगी, 4-5 शर्ट्स होंगी, 2-3 शॉर्ट्स होंगे, बस ये चीज है उसका पूरा वार्डरोब। लेकिन हर डेट पर 5 साल चला लेगा। लेकिन हर डेट पर उसको भी नई शर्ट चाहिए होती है। वो लड़की की तरफ से चाहिए। वो लड़की देती जानू अब आप ये शर्ट ये पहन कर आइएगा, ये परफ्यूम लगा के आइएगा। बट सीरियसली हम सीरियस डिजीज की बात कर रहे थे, यहाँ बात हमारी मजाक में भी चली गई। इट्स एक्चुअली अ डिजीज, इसके लिए काउंसलिंग होती है, इसके लिए उस जो पेशेंट अपने आप को पेशेंट समझता भी नहीं है, उसको पता भी नहीं होता कि मैं पेशेंट हूँ। कोई मुझे कहता तुमने कपड़ों का ढेर लगा रखा, तो क्या हुआ, मेरे कपड़े मैं ऐसे कर दूं, ठीक है। बट इसकी बाकायदा काउंसलिंग होती है और इसको पेशेंट को समझाया जाता है कि ये चीज़ रेलेवेंट नहीं है, किसी को दे दो, किसी और के इस्तेमाल में आ जाएगी। और वैसे भी पता है, मुझे ऐसा लगता है एक नॉर्मल चीज़ में हर 11-12 महीने बाद ना अपना वार्डरोब देखना चाहिए कि क्या चीज मैं 1 साल से नहीं पहन रहा, जो 1 साल से नहीं पहन रहा वो किसी को दे दूं, क्योंकि आपने आगे भी नहीं पहना। खुद पे इम्प्लीमेंट करेंगे आप, खुद पे इम्प्लीमेंट करेंगे। जी 1 मिनट सॉरी या फिर ब्रेक लेंगे, कहना तो ब्रेक ले लो जल्दी से। ब्रेक के बाद फिर वेलकम बैक। अच्छा, मैं ब्रेक पे जाने से पहले कह रही थी ना, एक बात है तो आप लोगों ने करने नहीं दिया, आपने ब्रेक ले ली। लेकिन बात ये थी राफा जी, आप बार बार कपड़ों की बात करी थी, तो उसी से मुझे याद आया कि अम्मा की ना डेथ के बाद सबने कहा कि इनकी चीज़ें दे दो, तो बहुत सारी चीज़ें मेरी बहन और मैं सोचे थे कि इमोशंस जुड़ी हुई है। मम्मा जो चादर लेती थी या मम्मा जो कपड़े पहनती थी, तो उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत मुश्किल काम है कि जिस चीज़ से आपके इमोशंस जुड़े हों वो चीज़ आप किसी को दे दो। लेकिन जब यकीन करें लाइक मैंने वो सारी चीज़ें हम लोगों ने दे दी। अच्छा, दी भी उनको जिनको ज़रूरत है, मतलब ये नहीं कि खाला में बांट दी तो फुप्पो में बांट दी तो कजन्स में बांट दी, नहीं। वो हाँ, उन्होंने कुछ लोगों ने मांगी चीज़ें कि हमें उनकी जैसे जूते चाहिए या कुछ बैंगल्स चाहिए, कुछ ऐसे, तो वो दे दिया हमने। लेकिन कपड़े हमने ना, हमारे घर में आती थी बहुत पुरानी मेड, तो उन्होंने मम्मा की बड़ी खिदमत की थी जब मम्मा बीमार थी, तो वो सारे कपड़े हमने उनको दे दिए, उनकी कुछ बेटी को जो बेवा भी थी। तो मुझे उसी दिन ख्वाब में ट्रस्ट मी मॉम आई और खुश आई। तो मुझे तब ये चीज़ लगा कि ये चीज़ जो आज हमने किया है, मैंने और मेरी बहन ने, ये नेकी में भी काउंट है। और पता नहीं, एक पीस लगा जबकि वो चीज़ पड़ी रहती। इसी से रिलेटेड बात मैं करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी रिसेंटली ये सब कुछ हुआ। अब तो मैं तो भाई उन कपड़ों के ऊपर बैठ गई, रो रही हूँ, नहीं कहीं नहीं जा सकते कपड़े। आई रिमेंबर माई टाइम, इट वॉज अ वेरी इमोशनल टाइम, और सबके साथ ऐसा होता है। मैंने उसमें से ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें रखी कि सब मुझे कह रहे थे क्या करोगी, मैं करूँगी जब तक मैं जिंदा हूँ ये मेरे साथ रहेगी, वो किसी में मेरी माँ की चीज़ें हैं। लेकिन फिर एक साहब आए, उन्होंने मुझे कहा कि देखो, जब हमारे पेरेंट्स की डेथ होती है तो ऑब्वियसली उससे कोप अप करना मुश्किल होता है। हम फ़ौरन से उनके कपड़े चीज़ें दे देते हैं, तो क्या तुम उनकी प्रॉपर्टी भी दे दोगी, क्या तुम उनकी ज्वेलरी भी दे दोगी? नो, क्योंकि वो भी तो उनकी है, तो वो क्यों नहीं दे दोगी तुम? तो मैंने कहा कि हाँ एग्जैक्टली तो मैंने कहा कितना रेलेवेंट पॉइंट है, कितना रेलेवेंट पॉइंट है। तो फिर मैंने उसको ऐसे कर लिया कि हर साल उसके ऊपर ज़कात मैं दूंगी, दिस इज व्हाट आई विल डू। लेकिन हम लोग जब डिस्ट्रीब्यूशन का सोचते हैं, चीज़ें देने का सोचते हैं, तो हम सिर्फ पुराने कपड़े, पुराने जूते, पुराने पर्सेज, उनका यूज़ किया हुआ मेकअप क्यों सोचते हैं, नई चीज़ों का क्यों नहीं सोचते? ये राफिया लाइफ का साइकिल है, ये पास ऑन होती हैं चीज़ें। तो उनके जो जिनको आपने दी कपड़े या जूते, वो भी आगे पास ऑन कर रहे होंगे, और फिर एक जाके वेस्ट हो जाती हैं चीज़ें, फिर वो यूजलेस हो जाती हैं। तो इट्स ऑल अबाउट लाइफ, और कैसे आप लाइफ को लेके चलेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली, चेन की तरह, साइकिल की तरह चीज़ें। और सबसे मुश्किल चीज़ इसमें यूनस मुझे ये लगती है देना। मतलब एक कपड़े जो आपने अपनी मदर को पहने हुए देखा है, मैंने कहा मुझे कोई ऐसा इंसान नजर आए जो मुझे ये पहना हुआ दोबारा नजर आए। मैंने ढूंढा उस इंसान को, जैसे तुमने मेट को दे दिया, मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी अपनी मेट को देने की, सच में, क्योंकि मैंने कहा ये मेरे सामने पहन कर आएगी तो मेरी तो जान निकल जाएगी, मुझसे नहीं रहा जाएगा। तो मैंने ढूंढा ऐसे लोगों को, और वो मिल भी जाते हैं आपको आराम से ढूंढने में, जो आपको दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, बस आपने उनको दे दिया और यू नेवर लुकिंग बैक। अच्छा, मेरा भी रीज़न ये था देने का कि मेरी आंखों के सामने रहेगा, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं उस चीज़ को कहीं ना कहीं आज तक, मतलब वो कट नहीं हो पा रही थी कि मैं अपने आप को बिल्कुल ही उसे साइड कर लूँ और दे दूँ, और बस मैं फिर सोचूँ कि आज भी मम्मी की जो मेरे पास चादर है जो मैं खुद वेयर करती हूँ,
तो मुझे ऐसा होता है कि मैं उसको जब भी मिरर के सामने देखती हूँ ना तो मेरी आंखें नम हो जाती है, लेकिन वो ट्रस्ट मी, वो चीज़ आप नहीं भूल सकते राफिया जी, ये चीज़ से आप नहीं निकल सकते। सेंटिमेंटल वैल्यू, इसको हम अभी होर्डिंग डिजीज में बिल्कुल भी नहीं लाएंगे, क्योंकि दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट, है ना। अच्छा उर्शी, आप क्या बताने वाली थी आज? कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग मैं एक बड़ी एक स्टोरी बताने वाली हूँ जो कि बिल्कुल नेबर में ही ऐसा एक हुआ है। आप लोगों को बेटियाँ कैसी लगती हैं? सबसे एक सवाल है राफिया जी की तो माशाल्लाह से जब आप लोगों की फैमिली स्टार्ट हो तो आप लोग क्या चाहते हैं कि पहले बेटा हो या मेरी सिस्टर का मुझे पता है कि शी इज प्रेग्नेंट माशाल्लाह, और वो कहती है कि मैं बेटी पहले चाहती हूँ, क्योंकि वो कहती, उनका ऐसा बिलीव भी है। और अम्मा भी कहती थी कि जब अना हुई तो मैंने जो है ना शुक्र का सजदा किया कि मेरे यहाँ बेटी हुई है, क्योंकि कहती है माओं के साथ ना बेटियाँ बहुत जल्दी बढ़ जाती हैं। एग्जैक्टली, आपकी फ्रेंड हो जाती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। एक चीज मैं ऐड करूंगा बस, कि जब तुम प्रेग्नेंट थे तब क्या हुआ? What are you saying on the show? मतलब ऐसे ऐड कर रहा है जैसे खुद एक चीज मैं, चलो बताओ। अच्छा ओके, प्लीज प्लीज, ये कटेगा, वैसे भी कटेगा। अच्छा बोले बोले। अच्छा, आई वांट टू ऐड वन थिंग, दैट इज कि वो कहते हैं कि बेटा जब तक बेटा है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। Exactly. और बेटी जिंदगी भर बेटी है। बिल्कुल। या ये लाइव एग्जांपल्स मैंने देखी हैं, हम सब ने अपने अपने घरों खानदानों में इस तरह की चीज़ें देखी होंगी। मैंने पहले एक वक्त में कहते थे कि चलो बेटा होगा तो आगे का सहारा बनेगा और नाम हमारा आगे बढ़ाएगा। मैं कहती हूँ आपके नाम में कौन से हीरे जवाहरात लगे जो आगे बढ़ा रहे हैं। आपको ऐसा लगता नहीं है कि हम बेटियां जो हैं वो ज्यादा माँ बाप की खिदमत करती हैं, उनको देखभाल ज्यादा करती हैं, सपोर्ट भी करती हैं हर तरह से, हर अच्छे बुरे वक्त में, मॉरली, कभी कभी फाइनेंशियली आपके साथ। लेकिन अर्शिया, मैं ये नहीं कह रही कि लड़के नहीं खड़े होते, मैं लड़के ये भी खड़े बताना होते चाह हैं। रही थी कि हमारे पड़ोस में एक साहब हैं जिनके घर में एक बेटी हुई है और वो छठी बेटी थी उनकी। तो उन्होंने क्या किया, बच्ची दोपहर में तकरीबन 2:30 बजे को पैदा हुई है, उसके बाद उन्होंने रात में तकरीबन कोई 8-9 बजे उन्होंने कहीं रोड पर जाकर रखा है। और इतनी प्यारी बच्ची थी, इतनी प्यारी बच्ची थी कि शायद हम लोगों को देते तो मैं पाल लेती वो बच्ची। इतनी प्यारी बच्ची। आर यू सीरियस? यस, कि आपने बेटा नहीं मुझे दिया, आपने बेटा नहीं दिया। और उन्होंने एग्जैक्टली और उन्होंने नेक्स्ट बात ये बोली है, अगर नेक्स्ट टाइम तुम्हारा बेटा नहीं होगा तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। आप अभी से ले लो उसे डाइवोर्स। वो आदमी मेंटल पेशेंट है और एग्जैक्टली सिक है, सिक। पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व। उस बच्ची का क्या हुआ? मिली नहीं वो। और इतनी प्यारी बच्ची थी, कायनात इतनी खूबसूरत बच्ची थी कि लाइक वो, मैं कहती हूँ कि ऐसे लोगों के दिल कैसे बड़े हो जाते हैं कि अपनी बेटियों के साथ ऐसा करते हैं। बड़े होते हैं ना, ये बड़े होते हैं, दिल बड़ा और दिल वो उठा के किसी को दे देना। घटिया सेंस में बड़े। हाँ, और बहुत हाँ, मतलब कैसे किसी का दिल इतना बड़ा हो जाता है और उसके बाद किसी को उठा के जालिम कैसे हो जाते हैं। एग्जैक्टली, ये सोच रही हूँ कि अपनी सगी औलाद के साथ। यार ये तो बहुत जुल्म है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं। मैं आपको एक सीन बताता हूँ। हम एक शूट कर रहे थे, एक उसमें था कि ये ऐसी था, एक आदमी की बेटा नहीं हो रहा था तो उसकी बेटी पैदा होती है और उसने उसको दफन करने की कोशिश की थी। वहाँ बहुत से एक्टर दफन करने की हाँ, मतलब एक एपिसोड था टीवी का, तो उसमें वो कर रहा था, दफन कर रहा था। एंड क्योंकि असल बच्चा तो नहीं दिखा सकते शूट पे, तो आपने एक गुड़िया ली और वो एक घर के पास ही ना एक थोड़ा सा लॉन टाइप का एरिया था और उसमें वो दफन कर रहा था। एंड उसने मुझे बताया, बाय गॉड यूनस, कि जैसे ही मैंने बच्ची को दफन किया ना, वो गुड़िया को, तो बिजली कड़की। एंड इट हैपेंड विद द डॉल। अब जस्ट इमेजिन, जो लोग जिंदा अभी भी बहुत सारे लोग हैं एग्जैक्टली जो मैंने जिंदा दफन करते हैं बच्चियों को। बचपन से वो चीजें देखती भी आ रही हूँ कि लोग क्यों इस तरह करते हैं, क्यों लोगों को एहसास नहीं है कि बेटियां आप लोगों के साथ वैसे ही सहारा बनती है जैसे बेटे। मैं बेटों के बारे में बुराई नहीं कह रही, बेटे भी बहुत अच्छे होते हैं, आप लोगों के शहजादे होते हैं, बट बेटियां भी आपकी शहजादियां हैं। प्लीज़ उनको सपोर्ट करें, क्योंकि वो आपको बुढ़ापे में वही आपका साथ देती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों के साथ थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे ना, तो वो आपको शायद लड़कों की भी कमी महसूस नहीं होगी, कभी भी नहीं महसूस होगी। कभी भी नहीं। क्योंकि बच्चा एक माँ बाप के लिए बच्चा होता है, वो लड़का या लड़की नहीं होता है। माँ बाप देखते हैं मेरा बच्चा, मेरी औलाद, वो ये नहीं कहते कि मेरा बेटा या मेरी बेटी, क्योंकि आई एम अ पेरेंट माई सेल्फ। आई फील ये मेरे बच्चे हैं, आई हैव टू टेक केयर ऑफ देम। आज मैं इनका ख्याल रखूंगी, अल्लाह करे बड़े होके ये भी ऐसे हों बट अच्छे हों, मतलब। लेकिन हम उनको जेंडर बेसिस पे कभी भी वो नहीं करते। लेकिन राफिया जी, मैं यही आपको बताना चाह रही थी कि ये कितनी मतलब
घटिया सोच है। आप उन लोगों से जाके पूछे जो बे औलाद है, Exactly. जिनके पास लिटरली pain देखी औलाद आपने। नहीं है। आप उन लोग, यकीनन बहुत सारे, मैं दुआ करती हूँ कि जल्द उनकी खैर औलाद हो, लेकिन जो बे औलाद हमारा शो भी देख रहे होंगे, वो ये चीज़ सुन रहे होंगे तो उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी। आई विश कि मेरे पास उस बच्ची की पिक्चर होती और मैं दिखा पाती उस बच्चे की। लॉ क्यों नहीं है इस चीज खूबसूरत पे? बच्ची। ये ऐसे ही केसेस अभी ये इतने नहीं है, ये बहुत सारे केसेस हैं, ये बहुत ऑन डेली सारे। बेसिस पे हो रहे होंगे। Exactly. तो कुछ लॉ क्यों नहीं है अगेंस्ट दोस पेरेंट्स? हाँ, ऐसे तो किसी में हिम्मत नहीं आएगी ना कि वो ऐसे जाके और नहीं, सजा होता देख इतनी रहा होगा। स्ट्रिक्ट होनी चाहिए कि किसी की जरूरत ही ना हो ये काम करने की। अच्छा, इसमें पता है क्या मैं बताती हूँ, हम लोग जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसके 5th मंथ में उसका एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें बच्चे का जेंडर पता चलता है। तो यूजली जो आपकी सोनोलॉजिस्ट होती है वो आपको जेंडर नहीं बताती। Because और of the उसने भी मुझे यही रीज़न बताया था कि नहीं हम नहीं बताते, कि वुमेन इट्स नॉट लीगली अलाउड, हम नहीं बताते। खैर वह तो वो मैंने पूछ लिया था, वो मैंने कहा कि यार मुझे तैयारी उस अकॉर्डिंग करनी है, लेकिन वो यूजली लोगों को नहीं बताते कि अक्सर ये होता है कि वो तो लड़की है, अबॉर्ट कर दो, अबॉर्ट कर दो, अबॉर्ट कर दो, लड़की, उसमें माओं की जानें भी चली जाती हैं। एग्जैक्टली। और मुझे राफिया जी ऐसा भी लगता है कि हॉस्पिटल में अगर आपको पता है कि इस हॉस्पिटल में अगर ये मैं बच्ची माँ को अगर पता चल जाता है कि मेरा हस्बैंड ऐसा करने वाला है या उसको बेटियाँ नहीं पसंद, तो वो किसी भी हॉस्पिटल में या किसी भी इदारे में प्लीज़ उसको दे दे, क्योंकि आप सड़क पर छोड़ोगे तो कोई ना कोई जानवर या कोई ना कोई इंसान उठाकर ले जाएगा। दे दे उर्शिया, आप क्यों दे दें? आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि मेरे यहाँ पे पनौती पैदा हो, ये पैदा हो, ये नहीं, अगर लाइक हस्बैंड ऐसे हैं तो उनके अकॉर्डिंगली आप चीज को ऐसे ऐसा हस्बैंड्स को ना उल्टा लटका देना चाहिए। सोच बदले, कोड़े मारने चाहिए, बेल्टें मारनी चाहिए, बेल्ट मुझसे ले जाएं, मारे हैं ऐसे लोग। क्या मैं तुम तो किसी लड़के ऐसे हस्बैंड्स को औरत बना दूं? बिल्कुल बना दें, मैं आपके साथ हूँ हेल्प करने क्या हम के लिए। यूनिस से कम है? नहीं, सही बात है। नहीं, मैं ये बिल्कुल। कहता हूँ औरत मर्द से बेहतर है, बिल्कुल। औरत मर्द से ज्यादा ताकतवर है। क्या सोच, ये फिजिकल एक स्ट्रेंथ होना और एक इमोशनल स्ट्रेंथ होना, मेंटल स्ट्रेंथ होना, ये बहुत डिफरेंट थिंग्स हैं। Exactly. औरत हर चीज में, मैं कोई फेमिनिस्ट वाली बात नहीं कर रहा, मैं वो नहीं कर रहा, दोनों के अपने अपने काम है चीज़ें। मैं ये कहता हूँ कि औरत, हमारे रिलीजन में भी है कि अगर आपकी बेटी होती है तो वो अल्लाह की रहमत है। तो अगर आपने अपनी बेटी को अच्छी अपब्रिंगिंग दे दी तो आपका जन्नत का टिकट पक्का है। इसमें मैंने एक और बात भी ऐसे पढ़ी है कि जब अल्लाह आपसे खुश होता है तो वो आपको पहली औलाद बेटी देता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। मतलब इतनी ज़्यादा इस जेंडर के बारे में आई डोंट, आप दो घरों में जाएं, एक घर में सिर्फ आदमी रहते हो, बैचलर्स रहते हो, एक घर में फीमेल भी हो, आप सिर्फ एक फीमेल ही हो शायद, लेकिन आप दोनों घरों में फ़र्क देखें, ऑर्गेनाइजेशन का, मैनेजमेंट का, पूरे घर का सिस्टम देखेंगे तो आपको पता जाएगा कि फीमेल क्यों इंपॉर्टेंट है। अच्छा राफिया जी, मैं वैसे एक सवाल है ऑडियंस से, आपको लोग देखते हैं माशाल्लाह से, आप डॉक्टर भी हैं, आप एंकर भी हैं, ये मॉडल हैं, मैं अपने फील्ड में लाइक एक्टिंग है, आपको देखते हैं तो लोग कहते होंगे अरे ये बहुत अच्छा बोलती है, मेरी बेटी हो तो मैं ऐसा बना। मैंने देखा है, बहुत लोगों को देखा है। तो ऐसे भी लोग हैं जो माशाल्लाह से हम लोगों को देख के वो कहते हैं कि अल्लाह मुझे बेटी दे, मैं उसको इतना पढ़ाऊंगा, ऐसे उसको सिखाऊंगा कैसे बोले, ऐसे करे। लेकिन कुछ लोग हम लोगों को भी देख के कहते हैं ना, नहीं क्या कर रही है ये, क्या कर रही है अपनी, मतलब सर पे दुपट्टा, मतलब मैं आपको एक बताने का मकसद ये कि हमें भी अगर पॉइंट किया जाता है कि भाई हमारे माँ बाप ने हमें कुछ सिखाया नहीं है, तो मैं आप लोगों को यकीन दिलाती हूँ कि हमारे माँ बाप ने हमें एटलीस्ट ये चीज़ सिखाई है कि खुद को किसी से कमतर नहीं समझ। सही बात है, बिल्कुल एग्जैक्ट। और हमें इस चीज़ पे प्राउड है। अच्छा, लेकिन यूजली मैंने ये इशू देखा है लोगों के घरों में, जब या तो उनके हस्बैंड्स की तरफ से आ रहा होता है कि मुझे बेटा चाहिए, या सास की तरफ से आ रहा होता है बेटा चाहिए। तो पहले मुझे पता है हस्बैंड्स की तरफ से इस तरह का प्रेशर क्यों आता है? आदमी क्या सोच रहा होता है? यार ये मुझे लग रहा है बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, हम एक काम करते हैं इसको कल के शो में डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेटली दोबारा नीड टू बी डिस्कस्ड, दिस नीड्स टू बी डिस्कस्ड। तो इसका मतलब है कि यू स्टे ट्यून्ड विद अस, आप लोग हर रोज हमारा शो देखें। अभी क्या करें, अभी तो हम लोग फिर जाते हैं और कल और इस पे और रिसर्च लेकर आएंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मास्क पहनिएगा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा और वैक्सीन जरूर लगवाइएगा यार, प्लीज प्लीज वैक्सीन जरूर लगवाइएगा। जाते जाते बस मैं ये कहना चाहूँगा, सन इज स्टिल वाइफ, डॉटर इज स्टिल लाइफ। वाह, ओके ना, क्या बात है। अल्लाह हाफिज।